बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए थर्ड सेमेस्टर 2022-23 की परीक्षाओं के हेतु आपको बता दूं कि लगभग जो है दिसंबर या जनवरी तक आपकी परीक्षा जो थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है, या उससे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज करवा सकते हैं जो कि उन्होंने पहले ही करवा दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि बीए सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप बोले तो बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका सिलेबस क्या है, जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का, उसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। बुक लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको बता दी है कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, और भी बुक्स है इसकी। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में हमको कुल मिलाकर के पढ़ना है। जियोग्राफी में सभी यूनिवर्सिटीज में यही सिलेबस फॉलो होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत एग्जाम्स आपके हो रहे हैं उसी के अनुसार मैं सिलेबस बता रहा हूं। आने वाले लगभग 4-5 सालों तक यही सिलेबस लगभग चलता रहेगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपको, ठीक है। जल्दी से जान लीजिए क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो आइए हम देखते हैं आखिरकार हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें संकलित की गई हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो, आपका सिलेबस जो है ये पूर्ण रूप से बता दूं तो 8 इकाइयों में बटा हुआ है, यानी 8 इकाइयों में विभाजित है, ठीक है। यानी कि जो है 8 पार्ट में डिवाइडेड है आपका सिलेबस जो है। देखिए पहली जो यूनिट है उस यूनिट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट यूनिट जो है आपका वो कौन सी है, यानी इकाई 1 पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं। अवधारणा माने होता है कॉन्सेप्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना किसका, इन्वायरमेंट का, पारिस्थितिकी का हमको समझना है। क्या कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट माने क्या होता है, कॉन्सेप्ट माने उसके अर्थ को जानना है, उसकी परिभाषा को जानना, यानी कि उसको हमको विधिवत रूप से समझ लेना है कि आखिरकार पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है। और निश्चित तौर पर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आए हैं और विश्वास मान करके चलिए कि आपको विधिवत तरीके से पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ा दूंगा, फिर जीवन में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में सारी क्वेश्चंस की जो एक प्रकार से जो उत्तर होते हैं उसको रटवाने का प्रयास, यहां तक कि मॉडल पेपर देने का प्रयास, उसके पीडीएफ वगैरह को भी देने का प्रयास अब की बार किया जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो पेपर होते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज के उनको सॉल्व भी करवाया जाता है। और इस प्रकार से आपका सिलेबस डिस्कशन के बाद में आपकी लाइव क्लासेस भी आपके चैनल पर होती हैं। तो आप सभी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए आए हैं तो चैनल को एक प्रकार सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। बार बार ये कहना उचित नहीं होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा हमको पढ़नी है, फर्स्ट चैप्टर आपका यही हो जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ घटक भी हैं, कुछ पर्यावरण के भी घटक हैं, कुछ पारिस्थितिकी के भी घटक हैं। अब पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर के बना है, पारिस्थितिकी किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, इन समस्त मुद्दों पर यहाँ पर हम लोगों को चर्चा करनी है। और बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं पे कंटेंट होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे इसको। आपदा प्रबंधन, आपदा मतलब समझ रहे जो आपदाएं आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी प्रकार की आपदा हो, जब आपदा आती है तो उसका प्रबंध हम किस प्रकार से, मतलब आप प्रबंधन कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, आपदाओं से हमको कैसे निपटना है, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं पे आपदा प्रबंधन के टॉपिक में हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे। भारतीय पारंपरिक कुछ ज्ञान होते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में, उन जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ जो हमारे वेदों पुराणों में, जो कुछ हमारे जो है कहीं ना कहीं प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, जो अभी तक चली आ रही चीजें हैं उनके बारे में फोकस करने का प्रयास। इस प्रकार से आपका यूनिट 1 यानी इकाई 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम और आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर जो है आपका, मतलब कि जो है दूसरी जो इकाई आती है यानी कि यूनिट 2 आता है। अच्छा, यूनिट 1 में कई चैप्टर्स भी होंगे, ठीक है। जैसे एक हो गया पर्यावरण चैप्टर की, उसकी परिभाषा अर्थ वगैरह को लेकर के, ठीक है, उसके घटकों को लेकर के एक चैप्टर हो जाएगा पारिस्थितिकी का आपका। उसके बाद में फिर उसके जो है कहीं ना कहीं पे आपदा प्रबंधन का एक चैप्टर अलग से हो जाएगा, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक अलग से चैप्टर हो जाएगा। तो 4 चैप्टर लगभग इसी में निकल आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैप्टर में डिवाइडेड है। अब वो हालांकि चैप्टर में डिवाइड है कैसा, वो पढ़ाना मुझको, तो मुझ पर आप छोड़ दीजिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है जैव विविधता, यहाँ पर हुआ कर लीजिएगा, और यहाँ पर 2 मात्रा, जैव विविधता और उनका संरक्षण तथा सतत विकास। जैव विविधता एक चैप्टर अलग में अपने आप में है, और जैव विविधता और उनका संरक्षण, जो जैव विविधता फैली हुई है उनका संरक्षण के लिए एक चैप्टर ये अलग से हो जाएगा। इसके अंदर सतत विकास, तो यहां से आपके 3 चैप्टर निकलेंगे इकाई 2 से खास करके।
तो जैव विविधता की परिभाषा हमको जानना है, इसके अर्थ के बारे में जानना। जैव विविधता होती क्या जानते हैं आप लोग? यानी कि जहां पर जीवों का जो है विविध तरीके से विकास, तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियां एक ही स्थान पर रहती हैं, उसको हम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। हॉट स्पॉट क्षेत्र कहीं कहीं पे आप देखते हैं, और उसी को संरक्षित कर दिया जाता है कि अब यहाँ पर जो है मनुष्य का आवागमन बंधन जो है, मतलब आवागमन जो है वो कहीं ना कहीं पे कंट्रोल होता है। वहां पर आप रह नहीं सकते हैं, वहां पर आप बस नहीं सकते हैं, वहां पर आप मकान नहीं बनवा सकते, तमाम प्रकार की मतलब की हो जाती है, रोक हो जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता के बारे में हमको ओवरऑल जानना है फुल तरीके से, विधिवत तरीके से। उसके बाद में हम जैव विविधता मतलब जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं। जहां पर जीव अधिक मात्रा में निवास करते हैं, उन जीव जहां पर अधिक मात्रा में निवास करते हैं उस एरिया को किस प्रकार से हम जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र में कन्वर्ट करके उसका संरक्षण करते, चाहे वो सरकार की नीतियों के द्वारा हो या किसी पर्यावरण संरक्षक गठन यानी कि मंडल के द्वारा हो। तमाम प्रकार के लोग जो है इसका संरक्षित करते हैं। तो संरक्षण के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में सतत विकास, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑन दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो का और पूरे के पूरे सिलेबस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और दैनिक जीवन का आज के वर्तमान जिस प्रकार से पूंजीवाद और इस समय बाजारवाद और इस समय फैक्ट्रीवाद और इस प्रकार से उद्योगवाद का बढ़ावा इस समय चल रहा है, इसको देखते हुए सतत विकास होना बहुत जरूरी है। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अगर हम बात करें तो सतत विकास को समझना परम आवश्यक होता है। और जब भी आप पर्यावरण को पढ़ेंगे, सतत विकास आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप मनुष्यता का विकास करें, अपने आप का विकास करें, आप संस्कृति सभ्यता का विकास करें, बशर्ते आपको किसका ध्यान रखना है? पर्यावरण का ध्यान रखना। ठीक है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम विकास को देखें किस प्रकार से हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इकाई 2 आपके यहां पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम इकाई 3 में प्रवेश करेंगे। इकाई 3 में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हमारे समक्ष जो है देखिएगा वनों की कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ठोस कचरे का जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण जो होता है उसको किस प्रकार से हम खत्म कर सकते हैं, निपटाना, तो इसके बारे में जानना। यानी कि वनों की कटाई जिस प्रकार से अंधाधुंध हो रही है आज के भौतिकवादी समाज में, इसको किस प्रकार से समझना चाहिए, इसको किस वे में एक छात्र को पढ़ना चाहिए जो कि बैचलर डिग्री प्राप्त करने जा रहा है। बीए थर्ड ईयर के छात्रों को किस भांति किस नजरिए से इसको देखना पड़ेगा, इन तमाम प्रकार के दृष्टिकोणों पर मैं अपनी दृष्टि डालूंगा और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वनों की कटाई क्या अच्छी चीज है, या लोग तो अच्छाई के लिए वन की कटाई करते हैं लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उन नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार से वनों की कटाई बढ़ती है उस प्रकार से वायु प्रदूषण भी उसी के अनुपात में बढ़ने का प्रयास कहीं ना कहीं पे करता है। जिस प्रकार से आज उद्योगों का बढ़ावा हो रहा है, जिस प्रकार से सतत विकास को न ध्यान में रखते हुए उद्योगों का विकास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलते हुए धुएं का प्रभाव जिस तरीके से पड़ रहा है आजकल, चाहे भारत की मैं बात करूं, चाहे चाइना की बात करूं या अन्य किसी विदेशी देश की बात करूं, अलग अलग देशों में जिस प्रकार से इस समय पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, उसको देखते हुए वायु प्रदूषण चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। जल प्रदूषण इस समय जिस प्रकार से बढ़ रहा है, नई नई टेक्निक के माध्यम से फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन करने के चक्कर में नाना प्रकार की खाद और नाना प्रकार की जो है डाई, यूरिया, तमाम प्रकार की चीजों का प्रयोग हम लोग खेतों में करते हैं ताकि उपज अच्छी हो। तमाम प्रकार की कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं हम खेतों में, और पानी बरसता है, वो सारी चीजें घुल करके उसी मिट्टी में मिलती है और पानी के साथ अंदर जाती है, वही पानी हम लोग आकर के पीते हैं। तो तमाम प्रकार की चीजें होती है। आपके आरी बगल में कहीं पर जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जब पानी बरसता है, कोई गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पानी भरता है, तो वो भी एक प्रकार की समस्या है, उसी को जल प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। तो जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, और ठोस कचरे का प्रदूषण क्या होता है, तमाम प्रकार के मुद्दों को हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक और बहुत बढ़िया एक चीज दे दिया गया आपको, ताकि इसको पढ़ने के बाद में आपके अंदर एक मनुष्यता का विकास होगा, एक ऐसी मनुष्यता जो कि आपको एक अच्छे नागरिक के तौर पर जो है एक भारतीय सिद्ध करेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये पढ़ना परम आवश्यक था। इसीलिए जब पहले सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया नहीं थी तो थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में आपको पर्यावरण का एक पेपर, राष्ट्र गौरव का, पर्यावरण का और एक मानवाधिकार का, इन तीनों का मिला जुला एक पेपर दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? ताकि आप सजग हो, पर्यावरण को बचाएं, सतत विकास करवाएं,
क्योंकि हम ही आप पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही आपका देश है, हम ही आपको रहना है, हमारे बाल बच्चों को रहना, आपके बाल बच्चों को रहना आगे भविष्य में। तो उनके लिए हमको किस प्रकार से, चाहे वो वायु को बचा के रखना हुआ, चाहे मिट्टी को बचा के रखना हुआ, चाहे जल को बचाए रखना हुआ, और चाहे किसी प्राकृतिक संपदा जैसे कोयला हो गया, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की जो खनिज संपदा है जिनको बचाए रखना, ये हमारा उत्तरदायित्व है, इसको समझना पड़ेगा। इकाई 4 की अगर हम बात करते हैं बाबू, इकाई 4 में गंगा कार्य योजना यानी गंगा का जो एक्शन प्लान है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। माता गंगा यानी जो गंगा माता बहती हरिद्वार से निकल करके यहाँ पर आप देखते हैं जो है गंगोत्री ग्लेशियर से बहती हुई वो आती है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। आप देखिए गंगा कितना निर्मल बह रही है एकदम से, कल कल कहते नहीं, खग कुल कुल कल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कुल की आवाज जो गंगा की निकलती हुई धारा से प्रवाहित होती हुई धारा से निकलती थी, आज वो गंगा की जो आवाजें हैं वो मिट चुकी हैं। आप चाहे बनारस में आकर के देख लीजिएगा, चाहे आप जो है कानपुर में जाकर के शुक्लागंज के आसपास देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आप गंगा नदी की जो चीजें हैं आप उनको जब देखेंगे तो लगेगा गंगा कितनी गंदी हो चुकी है, कितनी मैली हो चुकी है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जहां गंगा के पानी को वर्षों, 2 वर्षों, 5 वर्षों तक हम रखते थे, कीड़े नहीं पड़ते थे, आज उस गंगा के पानी में कीड़े पड़ रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं पे इसका दुष्प्रभाव ये रहा है कि लोग जल प्रदूषण कर रहे हैं, और जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव ही है कि गंगा के जल में आज कीड़े पड़ रहे हैं। नहीं, माता गंगा का जल लोग रखते थे पूजा पाठ के लिए, घर में आज भी रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे गंगा का जो निर्मल जल था वो दूषित हो चुका है। इसी दूषित जल को साफ करने की प्रक्रिया गंगा कार्य योजना, इसके बारे में जानने का प्रयास। उसके बाद में जो नदियों पर बांध होता है, बांध परियोजना, बहुत सारी बांध परियोजनाएं आई। अच्छा, बांध परियोजनाओं के आने से बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है प्रकृति को, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है वनस्पतियों को, बहुत ज्यादा नुकसान होता है जीव जंतुओं के, और बहुत ज्यादा नुकसान होता है वहां के रह रहे लोगों को। तो यानी कि बांध बनने से क्या होता है, बाढ़ आता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, और स्थानांतरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है लोगों में, तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। जहां ये तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती, वही सरकारी दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है बांध। बिजली बनती है बांधों से, क्योंकि जो जल की गतिज ऊर्जा है उसको रोक करके और उसको एक तीव्र गति प्रदान करके बिजली का निर्माण किया जाता है। तो ये बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना खास करके हम देखेंगे, और नर्मदा घाटी परियोजना, ये खास करके 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और बांध बनने से जो है भूकंप वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इकाई 5 के बारे में हम बात करते हैं बाबू। इकाई 5 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई 5 में जलवायु परिवर्तन का विज्ञान हमको समझना पड़ेगा, किस प्रकार से जलवायु का परिवर्तन होता है। आखिरकार जब पैंजिया पैंथालासा एक थे, आपने भौतिक भूगोल में भी प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जब पैंजिया और पैंथालासा एक थे, यानी एक प्रकार से एक पैंजिया था, एक पैंथालासा। पैंथालासा एक सागर था, पैंजिया एक महाद्वीप था। वो महाद्वीप धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होता है, और वही पैंजिया महाद्वीप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट करके अलग हो जाता है, और वही गोंडवाना और अंगारा लैंड धीरे धीरे विखंडित होकर के आज के वर्तमान महाद्वीप हमारे समझ नजर आते हैं, जिसमें तमाम प्रकार के जो है महाद्वीप और तमाम प्रकार के महादेश, तमाम प्रकार के महासागर, तमाम प्रकार के सागर, तमाम प्रकार की नदियां, तमाम प्रकार के पर्वत, और आज हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार की विविधता दिखाई पड़ती है, चाहे वो भौगोलिक विविधता हो, चाहे जैविक विविधता हो। तो उन तमाम प्रकार की विविधताओं को समझने के लिए हमको जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझना पड़ेगा, और जलवायु परिवर्तन का जो विज्ञान है इसको मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानना है। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि जो हरित गृह प्रभाव, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका प्रभाव वातावरण पर गलत मात्रा में पड़ता, तो इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इनसे क्या होता है, इनसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उत्पन्न होती है उसको समझे, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बताऊं तो होता क्या है कि जब वातावरण के संपर्क में, मतलब कि क्या होता है कि
जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती है वातावरण में तो वातावरण गर्म हो जाता है, और जब यह वातावरण गर्म हो जाता है तो जो इससे इसके संपर्क में वातावरण के संपर्क में आने वाली जो हवाएं होती हैं वो हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, और जब वो हवाएं गर्म हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों जो वातावरण के संपर्क में आती हैं तो वही हवाएं जो है बहती रहती है, और बहते बहते एक समय आता है कि वो जाकर के पर्वतों से टकराती हैं, और ऐसे पर्वतों से टकराती है जिन पर्वतों पर बर्फ जमी हुई होती है। ऐसे जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी कहां से निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है? हिमानी है, बड़े पर्वत, ऐसे पहाड़, ऐसे पठार, ऐसे पर्वत जिनके ऊपर बर्फ की पहाड़ जमे हुए हैं, यानी बर्फ के पहाड़ को हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं अंग्रेजी में। तो ग्लेशियर के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। गंगा, यमुना, इस प्रकार की जो नदियां हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां, ये सब ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं। ये मौसमी नदियां नहीं है, ये हमेशा बहती रहती, चूंकि ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहते हैं। तो ग्लेशियर कब पिघलते हैं? जब गर्म हवाएं जाकर के उन ग्लेशियर से टकराती हैं, तो गर्म हवाओं के संपर्क में आकर के ग्लेशियर जो होते हैं, जो हिमानियां होती हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पिघलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके कारण से नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नदियों में उफान की समस्या, इससे बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यह तत्र जो है वनस्पतियां नष्ट होने लगती हैं, और यही जब जलधारा बहुत तीव्र गति से कहां पर जाती है बाबू? यही तीव्र जलधारा जाकर के समुद्र में मिलती है। चूंकि गंगा नदी कहां पर जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है तो यहाँ का जो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर आप देखिएगा जो समुद्र का जलस्तर होगा वो उच्च होगा, यानी ऊपर उठेगा। जब वातावरण के प्रभाव में आकर के हवाएं गर्म होती हैं, ग्लेशियर से टकराती है, तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं, पानी ज्यादा निकलता है ग्लेशियर से, और नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ जाता है, जिससे द्वीप वगैरह जो होते समुद्री वो डूब जाते हैं। जो किनारे बसे हुए प्रदेश होते हैं समुद्रों के, वो डूबना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग समस्या इसी को कहते हैं। जब क्या होता है? तापमान बहुत हाई लेवल का हो जाता है किन्हीं कारणों के बस में, और खास ग्रीन हाउस गैसेस के चलते, या फिर CFC वगैरह, मीथेन हो गई, या इसके अलावा मीना का जलवा, जैसे एक कहा नहीं जाता, एक सूत्र है मीना का जलवा, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की गैसेस है। ठीक है, जलवाष्प हो गई, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC वगैरह, तो ये अलग प्रकार की गैसें हैं जो कि क्या करती हैं? ये भी वातावरण को जो है गर्म करती हैं। तो हम समझेंगे तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं खूब विस्तार से बताएंगे, और किन किन गैसों से क्या क्या चीजें होती हैं, और कहां कहां से गैसें निकलती हैं, और उन पर किस प्रकार से नियंत्रण रखना, इन तमाम प्रकार के मुद्दों को समझाने का प्रयास करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग को तो मैंने समझा दिया, और उसमें भी मैंने बताने का प्रयास करूंगा। इकाई 5 यहीं पर आपकी समाप्त होगी। बात करेंगे हम इकाई 6 के बारे में। इकाई 6 में जैसे हम प्रवेश करेंगे, हमको वैश्विक जलवायु का आकलन करना है। विश्व स्तर पर हमको जलवायु के बारे में पढ़ना कि भारत की जलवायु क्या है, वहीं बगल में हम देखेंगे पाकिस्तान की जलवायु, या फिर हम देखेंगे पाकिस्तान की जलवायु या भारत की जलवायु की बात की तो लगभग एक ही जैसी से जो जम्मू कश्मीर की जलवायु होगी, पाकिस्तान की जलवायु कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो लेकिन फिर भी वो जैसे भारत की जैसी मिलेगी आपको। जब हम बात करेंगे ग्लोब, हम जब इसे बनाएंगे, ग्लोब पर हम जैसे ये हमने खींच दी जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, 66.5, ठीक है। इस प्रकार से हम शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, और इस प्रकार से जब हम कटिबंधों को बांट करके विश्व स्तर पर जलवायु का आकलन करेंगे तो विस्तार से जानेंगे। वही 7वां जो इकाई होगी आपकी, इसके अंतर्गत हम आपदाएं पढ़ेंगे, जो जोखिम आपदाएं होती उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपदा कितनी प्रकार की होती है उनके बारे में जानने का प्रयास, आपदा प्रबंधन जो साइकिल होता है, जो चक्र होता है, उसके बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के विधिवत तरीके से जानने का प्रयास रहेगा। एक बार जितने भी छात्र छात्र हमको देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम इकाई 8 की। इकाई 8 में हम बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे। बाढ़ क्या होता है, सूखा क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, कैसे, तो सुनामी किसे कहते हैं, भूस्खलन क्या है, परमाणु आपदाएं क्या है। तो बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन और परमाणु आपदाएं, इन तमाम प्रकार के जो आपदाएं हैं, इन सभी आपदाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एक एक करके विधिवत तरीके से बताएंगे कि बाढ़ कैसे आती है और बाढ़ के नुकसान और बाढ़ के फायदे क्या क्या होते हैं। इसके अलावा सूखा का क्या नुकसान, क्या फायदा होता है, चक्रवात का, सुनामी का, भूस्खलन का एवं परमाणु आपदाओं का। वैसे इन सभी का नुकसान ज्यादा ही होता है, फायदा कम होता है, बशर्ते फिर भी प्राकृतिक आपदाओं से ना केवल नुकसान बल्कि फायदा भी होता है कहीं ना कहीं पे, चाहे वो जलवायु परिवर्तन या जलवायु की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया हो, यानी किसी मैटर के लिए। तो
इन सभी आपदाओं के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपका जियोग्राफी का या सिलेबस कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कह सुनाया। निश्चित तौर पर हमारे सभी छात्र छात्रों को बातें समझ में आई हुई होंगी। बीए थर्ड सेमेस्टर 2023 न्यू सिलेबस और बुक्स, यानी कौन कौन सा चैप्टर आपको, मतलब कि कौन कौन से पेपर का नाम क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए ऑल सब्जेक्ट की बुक लिस्ट मैंने बता दी है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए 2023-24 की परीक्षाओं हेतु जो पुस्तकें हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलिए, और जियोग्राफी का सिलेबस मैंने आज बता ही दिया है। बाकी जो अन्य सिलेबस हैं अन्य सब्जेक्ट के, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। हम हिंदी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश सभी के सिलेबस को आपको देने का प्रयास, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, होम साइंस, शिक्षा शास्त्र, हिस्ट्री, सभी के सिलेबस को आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।